बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर बैक वक्त तैनात हो गए हैं। 5 साल के लिए उन्हें तैनात किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने समरी उनकी अप्रूव करके अवान सदर भेजी और सदर आसिफ अली जरदारी ने उस पर दस्तखत कर दिए। आज बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन सामने आ गया है। पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा जो है वो कायम हुआ है और आप फील्ड मार्शल आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर पहली मरतबा इसके अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बने हैं। इससे कबल चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा होता था जो जनरल साहिर शमशाद साहब की रिटायरमेंट के बाद ख़त्म हो गया और आज ये जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का हेड क्वार्टर है वो भी ऑपरेशनल हो गया। दूसरी तरफ हमारे जो एयर चीफ हैं, एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू साहब, उन्हें भी जो उनकी मुद्दत मुलाजमत है उसमें 2 साल की तौसी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने उसकी भी समरी भेजी थी जो सदर पाकिस्तान ने उसको अप्रूव कर दिया है। यानी मार्च 2026 जो आपकी डेट मुकम्मल होती थी उस दिन और साल से 2 साल मजीद आपको तौसी मिलेगी। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान एयरफोर्स हो, पाकिस्तान आर्मी हो, इन्होंने ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में ज़बरदस्त किस्म की भारत के खिलाफ जंग लड़ी और उनके दांत खट्टे किए। और इस हवाले से चूँकि बहुत सी सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बात चल रही थी नोटिफिकेशन के हवाले से, तो आज हम जब शो कर रहे हैं तो बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी हो गया है और ओहदे भी संभाले गए हैं। आज इसी हवाले से डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर, इस ओहदे की अहमियत, इसकी इम्पोर्टेंस और जो मौजूदा दौर में जंगें लड़ी जा रही हैं किस तरह सिनर्जी पैदा होगी और किस तरह बेहतर इश्तराकी अमल पैदा होगा। उन्होंने कहा कि अब जंगें सिर्फ बरी, बहरी और हवाई नहीं बल्कि ये साइबर स्पेस पे भी लड़ी जाती हैं। उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के हेडक्वार्टर के हवाले से और इस तैनाती के हवाले से क्या कहा, आइए पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो हिस्सा आपके सामने रखते हैं। हम सबको इस मुबारकबाद हो कि इस जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर है उसका जो सा है आगाज़ हो चुका है। एंड वाई? बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर द प्रोवाइडिंग द रिक्विजिट सिनर्जी एंड जॉइंटनेस फॉर मिलिट्री ऑपरेशंस। वॉरफेयर का जो करेक्टर चेंज हुआ है उसके अंदर जो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस हैं, so it is not more only land, sea and air, it is space, it is cyber, it is informational domain, it is the intelligence operations and multiple domains जिसके अंदर अभी जंग लड़ी जाती है। The wars have become violent, the wars have become short and intense। तो उसमें एफिशिएंसी हासिल करने के लिए, एफिकेसी हासिल करने के लिए और इकोनॉमी ऑफ एफर्ट हासिल करने के लिए ये जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर है, इट वाज ए लॉन्ग अवेटेड एसेंशियल रिक्वायरमेंट। इट वॉज अ लॉन्ग अवेटेड एसेंशियल रिक्वायरमेंट। दूसरी तरफ जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने जहां इस ओहदे की अहमियत की बात की वहां उन्होंने कहा कि मुल्क की सलामती को अंदर से इसमें रखना डालने की कोशिश कर रही है, की जा रही है और इस रखना डालने की कोशिश का जो मखरज है, जो मंबा है, वो बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब हैं और उनका जो एक्स अकाउंट है उन्होंने बाकायदा इस हवाले से दिखाया भी कि किस तरह चेयरमैन पीटीआई के एक्स अकाउंट पे पोस्ट की जाती है, वो पोस्ट फिर पीटीआई ऑफिशियल उसको उठाता है और पीटीआई ऑफिशियल से फिर वो किस तरह जो दुश्मन मुल्क हैं भारत, उसका मेन स्ट्रीम मीडिया उस पर घंटों ट्रांसमिशन करता है जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं। अर्नाब गोस्वामी जो उनका एंकर है जिसने मार्का हक और जो मई की लड़ाई है उसमें किस तरह झूठ बोले और भारतीय बयानिया दिया, वो बानी चेयरमैन पीटीआई की सेहत, जिंदगी और उन्होंने क्या गुफ्तगू की उस हवाले से जो है वो ट्रांसमिशंस करते हैं और फिर अफगान मीडिया करते हैं और इवेंचुअली जो फॉरेन वेस्टर्न मीडिया है वो इसको पिक कर लेते हैं। उन्होंने कहा अब ये हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा क्योंकि अब ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कौमी सलामती के हवाले से जिस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही है, जो बयानिया बनाई जा रहा है, वो जहर कातिल साबित हो सकता है हमारे अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान जो यकसुई पाई जाती है। उन्होंने कहा आप कभी तो किसी को बेवकूफ़ बना सकते हैं लेकिन यू कांट फूल पीपल ऑल द टाइम। इस हवाले से भी हमने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक हिस्सा आपके लिए मुंतखब किया है, आइए आपको दिखाते हैं। जो इस अपनी फौज के ऊपर हमला करता है, उसकी लीडरशिप पे हमला करता है, तो वह किसी और की फौज के लिए स्पेस क्रिएट करना चाह रहा है? व्हाट्स हिज डिजाइन? व्हाई इज ही ट्राइंग टू डू दैट? सो हमें भी क्लियर है, पाकिस्तान के अवाम को भी क्लियर है कि ये नहीं हो सकता।
because they understand, we understand, yes, you can fool some of the people all the time. You may also fool all of the people some of the time, but you can never fool all the people all the time. इसके अलावा भी जो खारजियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात थी अमल चल रहा है, इन सवालात के भी उन्होंने जवाब दिए। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सैयदा शैला रज़ा साहिबा ने। आप मेंबर कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे ज्वाइन किया सैयद मोहम्मद अली साहब ने, मारूफ सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, तजियाकार हैं, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मौजूद थे। सैयद मोहम्मद अली साहब आपका बहुत शुक्रिया। मुझे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया अहमद मंसूर साहब ने, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, डिफेंस के मामलात पर गहरी गिरफ्त रखते हैं, उन्होंने भी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप भी मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। तीनों मौजूदों को फॉर्मल वेलकम। मैं आपकी इजाज़त से अली आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा, सबकी इजाज़त से। आपसे मैं जानना चाहूँगा, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 2 घंटे पर मुहित थी और इसमें काफ़ी हमें जहाँ पर वो खुश दिखाई दिए, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ऑफिस और हेडक्वार्टर के क़याम पे, वहीं पर काफ़ी गुस्से में दिखाई दिए DGISPR और बरहमी का उन्होंने इज़हार किया कि किस तरह मुसल्लह अफ़वाज बिलखसूस जो फील्ड मार्शल हैं, जो आपको जो बैक वक्त अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उनकी ज़ात को निशाना बनाया जाता है। और ये बाकायदा फ़ौज, उन्होंने कहा हमारी फ़ौज जो है ना वो लसानी बुनियादों पर बनती है, ना सूबाई बुनियादों पर, ना मसलकी बुनियादों पर, लेकिन उस पर दरार डालने की कोशिश की जा रही है और अवाम और फ़ौज में खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अभी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगी। मैं चाहूँगा आप अपने ज़रा इंप्रेशंस बताइएगा जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आप किस तरह देखते हैं इसको? बहुत शुक्रिया अनवर साहब। देखें, मैं समझता हूँ ये जो तकरीबन 2 घंटे पर मुहित प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये 2 एतबार से ख़ास अहमियत रखती है। एक तो ये कि ये जिस तरह आपने भी शुरू में बताया कि ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें बाज़ाब्ता तौर पे DGISPR ने ऐलान किया कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो ऑफिस है उसने बाज़ाब्ता तौर पे कल से काम नोटिफिकेशन के बाद से शुरू कर दिया है जी। तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद ये DGISPR की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो उसके हवाले से उन्होंने ये भी बताया कि ऑब्वियसली अब दुनिया में तकरीबन 70 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की नौयत का जो कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो मौजूद है। तो पाकिस्तान भी अब उसी जानिब जो है पेशरफ्त कर रहा है, जिसके मकासद भी अभी आपने शेयर किए कि हम जंग की नौयत भी बदल गई है और हम ज़्यादा इंटेंस और ज़्यादा हमजहत और ज़्यादा पेचीदा और ज़्यादा तेज़ जो जंग है उसके लिए अपने फ़ौज के कमांड के स्ट्रक्चर को भी तब्दील कर रहे हैं ताकि हम ज़्यादा बड़े ख़तरात से बेहतर अंदाज में मुस्तक़बिल में निमट सकें। पहली बात। दूसरी बात जो आपने कहा, जो ज़्यादा जिस पे तवज्जो दी गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उससे 2 चीज़ें साबित होती हैं। एक तो ये कि जिस तरह आपने भी कहा कि वो ज़्यादा पुरएतमाद नज़र आए जनरल चौधरी, और साथ ही साथ उनकी जो टोन थी वो माजी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के मुकाबले में मैं समझता हूँ काफ़ी सख्त थी। और उसकी बुनियादी वजह पिछले 2 दिनों में जो बयानिया PTI के बानी ने मुरतब किया है उसका उन्होंने एक बड़ा सख्त रद्द अमल दिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अच्छा, इसमें बुनियादी तौर पे अगर मैं कंक्लूड करूं तो एक वाज़े पैगाम दिया गया बानी PTI को भी, उनकी जमात, उनके फैंस, उनके सपोर्टर्स, उनके वोटर्स को कि जनाब देखें, आपकी जो हिकमत अमली है बुनियादी तौर पे, जो इस जमात की सियासी हिकमत अमली है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत का एक बयानिया मुरतब करने की है, जिसके नतीजे में वो ज़्यादा इश्ताल भी दिलाते हैं और ज़्यादा उनके ख़्याल में वो फ़ौज पे दबाव डालने की कोशिश करते हैं, और ये उनकी सियासी हिकमत अमली है। तो जो जवाब उनको आज मिला उसमें बड़ा वाज़े पैगाम था कि फ़ौज जो है वो किसी किस्म का जो दबाव है वो नहीं लेगी। और आपको याद होगा अनवर साहब, इस दौरान एक अहम सवाल किया गया कि माजी में भी, और बड़ा अच्छा हुआ कि मैडम शैला भी इस वक्त मौजूद हैं, कि माजी में भी कई ऐसी हुकूमतें आई, पीपल्स पार्टी की भी, PML नून की भी, जिनके मुख्तलिफ औकात में फ़ौज के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ मसाइल रहे हैं।
तो आप आज जब पीटीआई के साथ आपके मसाइल हैं तो कैसे उसको कंपेयर करते हैं? तो मैं समझता हूँ ये बड़ा अहम सवाल था और उसका बड़ा वाज़ेह जवाब दिया डीजीआईएसपीआर ने कि ये तमाम जो लीडर्स थे, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हों, नवाज शरीफ साहब हों, उनके इख्तलाफात फ़ौज से अपनी जगह, और वो सब जमहूरियत के और आइन के और कानून के अलमबरदार रहे हैं सियासी इख्तलाफात के बावजूद। लेकिन उनमें से किसी ने भी फौज को एक इदारे के तौर पे निशाना नहीं बनाया, उसके अंदर दरार डालने की, उसके खिलाफ नफरत पैदा करने की, अवाम को उसके खिलाफ बददिल करने की कोशिश नहीं की है। ये उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट कंपैरिजन किया। यस। और आखिरी बात जो मेरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बुनियादी तौर पे उन्होंने ये कहा कि पीटीआई के बानी दरअसल पाकिस्तान की सिर्फ फौज नहीं बल्कि रियासत और मुल्क के खिलाफ एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर वेज कर रहे हैं, जिसमें उनको सोशल मीडिया की दाखिली सतह पे और अफगानिस्तान और भारत के जो हॉस्टाइल एजेंसीज हैं उनकी बैरूनी सतह पे भरपूर मावनत भी हासिल है। और उन्होंने उनकी हिकमत अमली को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, जो मैं ब्रीफली बताना चाहूँगा आपके नाज़रीन के लिए, कि उन्होंने 6 बयानिए पीटीआई के बताए, जिससे ये साबित करने की उन्होंने कोशिश की कि जनाब इनका बयानिया सिर्फ फौज मुखालिफ नहीं है बल्कि पाकिस्तान मुखालिफ है। उन्होंने कहा इन्होंने पाकिस्तान में सिविल डिसोबीडियंस उभारने की कोशिश की। इन्होंने आईएमएफ को ख़त लिखा कि जनाब पाकिस्तान को फौरी माशी इमदाद ना दें। इन्होंने डायस्पोरा को ख़त लिखा कि आप पाकिस्तान को रेमिटेंसेस भेजना बंद कर दें। इन्होंने लोगों को उभारा कि जनाब आप बिजली के बिल देना बंद कर दें। इन्होंने हमारे शोहदा की यादगारों पे भी हमला किया और अब हमारी फ़ौज के कायद की कैरेक्टर असैसिनेशन की भी वो कोशिश कर रहे हैं। और फिर हाल में उन्होंने आपको याद होगा हवाला दिया कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का एक झूठा बयानिया गढ़ा। फिर उन्होंने पुराने डीजीआईएसआई जनरल दीप मंजूम के हवाले से उस पे आते हैं, जो उन्होंने बैरून मुल्क जो ट्रॉल्स बैठे हैं उनके वाले से बात की, उस पे आते हैं। उन्होंने कहा कि जो वहां पर मौजूद है उनकी भी तस्वीर उन्होंने दिखाई, जो वहां पर यहाँ से भाग कर गए हैं और वहां पर पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं शैला साहबा को आपकी इजाज़त से शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगा। शैला रज़ा साहबा, आप खुद एक आपका तवील पॉलिटिकल कैरियर है और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ आपकी बड़ी कुर्बत भी रही है। आपसे मैं जानना चाहूँगा, पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट में भी ज़ाहिर बात है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ मुकदमा, फिर उनकी फांसी और एक दौर था पाबंद सलासल रही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा, आपने भी बहुत अरसा जेल काटी है। क्या वजह बनी कि इस दफ़ा ताल्लुकात जो हैं उनमें बड़ी तलखी और तनाव पैदा हो गई है पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज के दरमियान? हालांकि नवाज शरीफ साहब के भी बयानात हैं, नवाज शरीफ साहब को भी जनरल बाजवा जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे और कमर जावेद बाजवा साहब और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब जो डीजीआईएसआई थे, उनको भी उन्होंने गुजरांवाला की स्पीच में कहा था। लेकिन डीजीआईएसपीआर ने कहा कि उन्होंने लिमिट नहीं क्रॉस की। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप समझती हैं पीटीआई ने लिमिट क्रॉस की है और रेड लाइन्स को टच की है? बिलखसूस बानी चेयरमैन पीटीआई जिस किस्म की सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं और उस बयानिया जो है फिर वो आगे फैलता भी, उसका ट्रेंड भी बनता है। अच्छा, पहली बात तो अनवार कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मवाजना इन दो पार्टी से नहीं कर सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डिक्टेटर्स के खिलाफ जद्दोजहद की है, आर्मी चीफ के खिलाफ नहीं। अयूब, याया जी, जिया, मुशर्रफ, और मुझे ये फ़ख्र हासिल है कि मैं 2 डिक्टेटर्स के ख़िलाफ़ जद्दोजहद में अपनी क़यादत के साथ शामिल रही। जब ज़िया का जहाज़ गिरा उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। भुट्टो साहब जब शहीद हुए मैं स्कूल में पढ़ रही थी जब उनका जुडिशल मर्डर हुआ, और बीबी साहिबा की जद्दोजहद में भी थी और मुशर्रफ के ख़िलाफ़ भी मेरी बाकायदा हमारी एक पार्टी की और मेरी जद्दोजहद है। पार्टी की जद्दोजहद के साथ खड़े होना अपनी ही जद्दोजहद होती है। लेकिन उसमें एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जब बीबी साहिबा पाकिस्तान आई, और हम बहुत ही उस ज़माने में स्टूडेंट थे, ज़ाहिर है बहुत जज्बाती किस्म के, तो हमारी पार्टी की क्वालिटी ये थी कि हमारे यहाँ स्टडी सर्किल हुआ करता था। अच्छा। और उसमें बीबी साहिबा ने बाकायदा लेक्चर दिया कि देखें, फ़ौज का काम है सरहद की हिफाजत करना, और हमारी फ़ौज से लड़ाई नहीं है, हमारी डिक्टेटर से लड़ाई है।
मैं कोई नेगेटिव नारा इस तरह का ना सुनूं, हम लगाया करते थे और हमने ये सुना और हम सीधे हो गए। तो पहली बात तो ये कि आप हमारा मवाजना इस तरह ना करें। और मैं भी जो गिरफ्तार हुई थी वो नवाज शरीफ साहब के ज़माने में हुई थी, फ़ौज के ज़माने में नहीं हुई थी। बाकी जो मेरे और सीनियर कायदीन हैं उनको ये शर्फ हासिल रहा। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये है कि आज कुछ चीज़ें मिसिंग भी थी। अच्छा। मसलन अपने मुल्क, आप सियासत किस लिए करते हैं? अपने मुल्क से लिए, अपने मुल्क की आवाम के लिए। आप इसलिए थोड़ी करते हैं कि आप जो है वो डिक्टेटरों से साजबाज करें कि जी मुझे 36 सीटें नहीं, मुझे 100 चाहिए, फिर वो 100 ना दें तो आप नाराज़ हो जाएं, फिर आप उनके चीफ पोलिंग एजेंट भी रहे हो, फिर आप जो हैं वो दूसरों के साथ यही चीज़ें बातें करें, फिर आपके लिए सिस्टम बिठाया जाए, फिर आपको थर्ड ऑप्शन के तौर पे लाया जाए, फिर आपके ज़माने में आपके बिल पास कराए जाएं, फिर आपकी जब आपको समझाया जाए कि इकॉनमी पे तवज्जो दो, आप इंतकामी रास्ते पे चलें, फिर जब आप हट जाएं तो आप कहें मैं तो, मुझे पता था मैं हटने वाला था इसलिए मईशत पे बारूदी सुरंगें बिछा दी। आपके पागल चाहने वाले कहें कि आप नहीं तो पाकिस्तान नहीं, खुदा न खास्ता। आपके लोग ये ना उनकी ये बातें पकड़ी जाएं कि IMF के जो होगा मायदा उसको हम अपने सूबे में नहीं करेंगे। तो ये बातें तो अभी तक थी। अब मेरे सामने फिर मेरी पार्टी आ जाती है कि अपने छोटे बच्चे भी हैं जो बिन माँ के हो गए और कारकुन भी हैं जिनके सामने लाश रखी है और मेरी लीडरशिप क्वालिटी है वो कहे पाकिस्तान खपे, और यहाँ पे 2 साल अभी हुए हैं और बहन इंडियन चैनल्स पे बातें करे। पहली बात, आप इंडियन चैनल्स पे गई क्यों जो बाद में आप पे AI का बातें लगा के आपकी लीपापोती की जा रही है। फिर उसके बाद यल्दा हकीम को एक और इंटरव्यू दे और उसमें फिर आर्मी चीफ की बात करे, फिर आप NDU को भी बुरा कहें कि ये हमारे इदारे मीर जाफर और मीर सादिक हैं जिन्होंने अटेंड किया। आप इस और फिर आप इस आर्मी चीफ को, जिस पे हम समझते हैं कि जिसकी बेहतरीन जंगी हिकमत अमली से आज पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में एक नए तरीके से देखा जा रहा है, आप उस पर शुरू हो जाएं, जबकि आपने अपने ज़माने में ये तक कानून साजी की कि आर्मी चीफ को कोई बुरा ना कहे। ठीक, मैं चाहूंगा कि आपने बड़े आम नुकात जी शैला साहब, मैं दोबारा लौट के आऊँगा। हुज़ैफा रहमान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, वज़ीर आज़म के मामले खसूसी हैं बराए कल्चर कौमी विरसा। आपका बहुत शुक्रिया हुज़ैफा रहमान साहब। हुज़ैफा साहब, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGISPR की, उसमें उन्होंने मीडिया और जो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है, उन्होंने कहा ये तो इसके भी उनसे बयानियाँ बनाने में तेज़ हैं। PTI के जो बानी चेयरमैन PTI हैं, फिर PTI ऑफिशियल है, और फिर जो बैरून मुल्क बैठे हैं उन्होंने तस्वीरें भी दिखाई। इमरान रियाज खान है, शहजाद अकबर हैं, शहबाज गिल हैं। ज़ाहिर बात है ये पहले वज़ीर और मुशीर भी रहे थे और इमरान साहब जो है वो सहाफ़ी रहे थे। उस हवाले से उन्होंने कहा कि वहाँ से जहर उगला जा रहा है और ये जो फ़ौज के ख़िलाफ़ एक बयानिया बनाई जा रहा है, इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इसके नताइज होंगे, ये हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है। बीइंग अ स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, आप क्या समझते हैं, क्या फेडरल गवर्नमेंट, और अब जेल पे मुलाकातों पर भी जो है उन्होंने कहा कि सियासी नौयत की मुलाकातें नहीं होंगी, मज़ीद सख्ती बढ़ेगी और आप लोगों की हुकूमत क्या PTI को बैन करने की तरफ आगे बढ़ेगी? क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं? क्योंकि जब उनसे सवाल किया गया तो उनका फ़ौज एक इदारा है और रियासत जो है वो हुकूमत होती है, आप हुकूमत हैं। मैं जानना चाहूँगा, कल हमने देखा वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ साहब और आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो वज़ीर कानून है, उन्होंने कहा अब जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात होगी और वहाँ पर अडयाला की सियासत या वहाँ पर मजमा इकट्ठा करने की बिल्कुल हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। आने वाले दिनों में मज़ीद सियासी तनाव में इजाफा आप देख रहे हैं और सख्ती देख रहे हैं PTI के लिए? जी, बहुत शुक्रिया अनवार साहब। मुझे एक तो आज बहुत दुख हो रहा है कि एक सियासी जमात जो पाकिस्तान के सिस्टम में ऐड ऑन हुई, जैसे भी हो गई, चाहे उसमें जनरल शुजा पाशा की सपोर्ट थी या जो भी इस्टेब्लिशमेंट थी उस वक्त की। 2010 में इन्होंने बड़ा जलसा किया, फिर 14 में धरना दिया, एक लंबा धरना, उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट थी, लेकिन उस सब के बावजूद ये हकीकत नाकाबिल तरदीद थी कि ये सिस्टम में ऐड हो गई थी। और सियासी जमातें जब सिस्टम में ऐड होती हैं तो वो मुल्क की मजबूत जमहूरियत की अलामत होती हैं। लेकिन आज मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि बानी तहरीक इंसाफ की पॉलिसी ने तहरीक इंसाफ के लिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कर दिया। और ये ऐसा सेल्फिश शख्स है कि इसने ये सारा कुछ क्यों किया है, क्योंकि इसको नज़र आ रहा है कि मेरे जराइम की फहरिस्त इतनी लंबी है कि मुझे आसानी से ज़मानतें नहीं मिलनी, और जो 9 मई में कुछ ऐसे एविडेंस अभी आएंगे, कुछ सजाएं अभी होंगी अगले चंद दिनों में, उसके बाद जो इस 9 मई का असल खुरा है वो बानी तहरीक इंसाफ के घर तक आएगा। और उसको पता है कि
बगावत की जो सज़ा है, सबसे इंतहाई सज़ा जो है वो सज़ाए मौत होती है, कम अगर करें तो उम्र कैद भी होती है। तो इसने बेसिकली ये सब चीज़ों को एवेल्युएट करते हुए ऐसे हालात बना रहा है कि मेरी जमात मुल्क में ख़त्म हो जाए। ये लोग जो है, जो कि मेरी वजह से एक मेरे फॉलोअर्स हैं, वो किसी और प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे ना हों, मेरी जमात में कोई मेरा और अल्टरनेट पैदा ना हो, मैं बल्कि वही जो बात है ज़रा क्रिकेटर की जो सोच होती है, जो गली मोहल्लों के क्रिकेटर की, कि मैं अगर नहीं खेलूंगा तो मैं पिच भी तोड़ दूंगा, किसी और को भी खेलने नहीं दूंगा, ये वो काम कर रहा है। अदरवाइज अगर एक पॉलिटिशियन होता तो वो तलखियां बर्दाश्त करता, सख्तियां बर्दाश्त करता और अपनी जमात के लिए गुंजाइश निकलवाता, और वो कहता कि ठीक है ये वक्त तब्दील हो जाएगा, मेरे लोग सियासत करें, केपीके में परफॉर्म करें, डिलीवर करें। मेरी बहन अगर 1 महीने की स्ट्रगल के बाद मेरी बहन मुझसे मिलने में कामयाब हुई है तो मैं कम से कम उसी की इलाज रख लूं, कोई ऐसी बात ना करूं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर डेवलप करूं। चाहिए कि आपने जेल से बैठकर, यानी गाली देना तो आसान काम लेकिन होता उन्होंने है। सर कतई बल्कि माजरत आपने ये कहा कि लेट मी प्ले द डेविल्स एडवोकेट, पीटीआई के नुमाइंदा नहीं, उन्होंने कहा मुझे बहुत मेंटल टॉर्चर किया गया, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा है। नहीं, तो झूठ ज़ैफर साहब झूठ ऐसा बोल शख्स रहे तो हैं। गुस्से इश्तियाल में होता है ना। कभी भी नहीं, जिसको आप जो है कैद तन्हाई में रखें, मेंटली टॉर्चर करें, वो बंदा तो बाकायदा गुंजाइश निकालता है कि मुझे दोबारा इसकी सजा ना दी जाए। वो बंदा कभी भी, कोई बंदा मार खाने के बाद ये नहीं कहता मैं दोबारा चोरी करूंगा, वो हाथ बांधते मैं चोरी नहीं करूंगा। ये इनकी दलील खुद इस बात से गलत साबित हो गई कि जो उन्होंने हरजा सराई की, जो 20 मिनट की मुलाकात में उन्होंने अपनी बहन को नैरेटिव दिया, वो कभी भी एक बंदा जिसको कहते तनाई में रखा गया हो या वो मेंटली स्ट्रेस में हो, वो ये बातें नहीं करता। बेसिकली बुनियादी बात ये है कि उनकी बेगम से मुलाकात भी कराई जाती है, 2 मुशक्कती उसको दिए हुए हैं, डेली खाना उनका अपना बनता है, 6 ब्लॉक्स हैं। लेकिन इन सब बातों से हटकर जुल्फकार अली भुट्टो भी कहते तन्हाई में हुआ करते थे, कभी कभार बेनजीर या नुसरत भुट्टो मिलने जाया करती थी, मियां नवाज शरीफ भी अटक किले में कहते तन्हाई में थे। फैक्चुअल बातें हैं, लेकिन बात यह कि ये कोई दलील नहीं है कि आप कहते तन्हाई में हो तो आप कहते तन्हाई को जवाब बनाकर आपकी बहनें इंडियन चैनल्स पर जाकर बकवास करें, आप बैठकर ऐसा गंदा ट्वीट करें, कभी आप 71 की वीडियो लगाएं, कभी आप 9 मई कराएं, कभी आप 26 नवंबर कराएं। देखिए रियासत एक माँ की तरह होती है, लेकिन बर्दाश्त की हद होती है। मेरे ख्याल से नाउ एनफ इज एनफ नाउ। अच्छा, नो एनफ इज एनफ, ये बड़ा अहम नुकता उठाया। मैं एक छोटा सा वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद आऊंगा। तो यहीं से हुज़ैफा साहब आपसे पूछोगे एनफ इज एनफ, और शाला रज़ा साहब, अहमद मंसूर साहब को भी शामिल है, और सैयद मोहम्मद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। व्यूअर्स, एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त। पानी जिंदगी है, लेकिन फिक्र अंगेज पहलू ये है कि हम तेजी से साफ पानी के संगीन बहरान की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि हम रोजाना लाखों गैलन साफ पानी जाय कर देते हैं। दूसरी जानिब बलूचिस्तान और अंदरूनी सिंध समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को पीने के साफ पानी के लिए मीलों का सफर करना पड़ता है। याद रखें, अगर आज हमने होश के नाखुन ना लिए तो 2040 तक पाकिस्तान में पीने के साफ पानी की किल्लत खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। इससे पहले कि हम पानी की बूंद बूंद को तरसें, पानी के ज़िया को रोकें और जिंदगी को खतरात से बचाएं, अपने लिए, अपनी आइंदा नस्लों के लिए। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त।
वेलकम बैक। हम गुफ्तगू कर रहे हैं आज DGISPR की बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसकी मुख्तलिफ जहतें थी, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारे साथ हुज़ैफा रहमान साहब मौजूद हैं, सैयदा शैला रज़ा साहिबा हैं, सैयद मोहम्मद अली हैं, अहमद मंसूर है। पहले मौका दे दें आप तो ज़्यादा अच्छा हो जी जाएगा। जी, मैंने मैं यही एक और जगह जाना। जी मैं यही आपसे कहता। आपने कहा इनफ इज इनफ, तो हुज़ैफा साहब जरा बताइएगा इनफ इज इनफ से क्या मुराद है और आने वाले दिनों में देखिए फेडरल सारे गवर्नमेंट क्या मयर्स होंगे। एक तो बानी तहरीक इंसाफ पर इस तरह की गुफ्तगू करने पे, ट्विटर हैंडल अपना मिसयूज करने पे जो लॉ ऑफ लैंड मौजूद है, मुकदमात भी दर्ज होंगे। कोई सियासी मुलाकात नहीं होगी। फैमिली की मुलाकात की हद तक हमने भी पॉलिसी वजह करनी है कि अंडरटेकिंग देंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि अगर फुल प्रूफ तरीके से फैमिली ने सिर्फ वेलबींग जाननी है तो उसकी गुंजाइश निकल सकती हुई तो निकालेंगे। और तीसरा जो अहम काम है, मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ अगर अपने आप को बानी तहरीक इंसाफ से डिस्टेंस नहीं करती तो बीइंग पॉलिटिकल पार्टी वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में रह पाएगी। लेकिन उसके लिए हुज़ैफा हमें जो साहब, करना पड़ा, माजी में सियासी जमातों को जब नेशनल अवामी पार्टी थी वो फिर ANP बनी, उसको बैन किया, या जो दीगर सियासी जमातें, वो सर कभी कारगर साबित होता है इन द लॉन्ग रन कारगर हुई है जी। बिल्कुल, देखें उन्होंने रिकंसिलेट की है जी। अगर जमात नए नाम से रजिस्टर्ड हुई, उनके वो लीडर नहीं रहे, नए लीडर आ गए, तो रिकंसिलेशन तो मौजूद रहती है। रिकंसिलेशन के बाद अगर आप जो है नई नाम से आ जाएं, गुंजाइश निकाल लें। लेकिन बानी तहरीक इंसाफ का तो 3 साल से गुस्सा खत्म ही नहीं हो रहा। पता नहीं कौन सा गुस्सा है। खुद कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट मुझसे बात करे, मैं बात एस्टेब्लिशमेंट से करूंगा। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे इनके जितने भी तर्जमान हैं वो मुझे भी कह रहे थे एक चैनल पर बैठे हुए कि जी इन्होंने सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैंने कहा आप तो इनसे सियासत की तवक्को लगाए बैठे हैं। आप कहते हैं हमने आपसे मुज़ाकरात नहीं करने, इनसे करने हैं। मैंने कहा आप लोगों की गुफ्तगू में इतना तजाद है। अगर आपसे वो बात कर लें तो बहुत अच्छे हैं, अगर आपसे बात ना करें तो फिर आप लोग कहते हैं कि वो सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए फौज एक डिसिप्लिन इदारा है। अगर एक सिपा सलार के बारे में आप इस तरह की लोग और बकवास जबान इस्तेमाल करेंगे तो उनके तर्जमान ने आगे वजाहत देनी है। और जाहिर हम तो बात कर ही रहे थे, लेकिन तर्जमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कोई बंदा ये बात ना करे कि जी ये कोई सियासत में मुदाखलत है या सियासी काम कर रहे हो। भाई उन्हें अपना दिफा करना ही करना है। आप जाहिर है एक चैनल पर बैठकर, आप ट्विटर हैंडल पर बैठकर, आप भारतीय चैनल्स पर बैठकर अफवाज पाकिस्तान के बारे में जो जुबान इस्तेमाल करेंगे, उसके जवाब में जो है अफवाज पाकिस्तान का तर्जमान जो है वो फैक्ट्स भी आपके सामने ना रखे। ठीक, मैं आप जरा मेरे साथ रहेगा। मैंने आपसे एक सवाल करना है। मैं जरा अहमद मंसूर साहब बड़ी देर से खामोश बैठे KP की गवर्नमेंट के हवाले से, क्योंकि गवर्नर राज के हवाले से भी बड़ी बाज़गश्त जो है वो सुनाई दे रही है। अहमद मंसूर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, उन्होंने बात की कि नौरीन खान साहबा, उसकी वीडियो क्लिप भी DGISPR साहब ने हमें दिखाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इंडियन चैनल्स पे गई। माजी में PMLN के रहनुमा भी इंडियन चैनल्स पे गए। अगर आप इस पर मेरी गाइड कीजिएगा, पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी गए होंगे। इंडियंस पे चैनल पे जाना जो है, आप समझते हैं कि वो काबिल गिरफ्त बात है, या वो जो कंटेंट है जो उन्होंने बयान की बात? क्योंकि मैं हफीजुल्लाह न्याजी साहब, उनकी गालिबन वाइफ हैं, वो कहते हैं वो सादा सी खातून है, घरेलू खातून है, बहन है, इसलिए उनसे जब पूछा गया कि भाई अंदर है तो उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया, उनको सियासत का कोई जितना जो है वो नहीं आइडिया। दूसरा जो स्काई न्यूज़ की बात कर रहे थे इंटरव्यू के यल्दा हकीम के, वो कहते हैं बहुत सा कोई AI उस पर फुटेज भी जो है वो शामिल कर लिया गया। इंडिया पाकिस्तान की जंग के हवाले से वो बात ही नहीं हुई और वो बात बीच में शामिल की गई। किस तरह देख रहे हैं इस तमाम चीज़ों को? क्योंकि पैरेलल PTI की जानिब से ड्रॉ किया जाता है कि अगर हमने ये किया तो माजी में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने भी की है, जो सवाल भी हुआ था। जी बिल्कुल नवार साहब, पहले तो मैं सिर्फ ये इसमें ऐड कर दूं कि जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये DGISPR का गुस्सा नहीं है, ये पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान का गुस्सा सामने आया है और उन्हें मजबूर इसी जो नैरेटिव और ये बयानिया और जो ट्विटर हैंडल और एक हमला जो मुसलसल चल रहा है ये उसका रद्द अमल है। और ये अब एक अलहदा बहस है कि ये कहाँ पे बात जाएगी। जैसे हुज़ैफा साहब ने कहा इनफ इज़ इनफ, तो ये नज़र भी आना चाहिए, सिर्फ कहना नहीं चाहिए, बहुत हो चुका। जो आपने बात की है इसमें एक तो इसके 2 पार्ट हैं। एक तो खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है और जो इनकी फैमिली और बहनों की वहाँ पे जाके गुफ्तगू है इंडियन चैनल्स पे। मैं भी कई दफ़ा गया हूँ, आप भी गए होंगे, लेकिन हम वहाँ पे बात करने जाते हैं जो टॉपिक है, इशू है, उसके जवाब में, रिएक्शन में, और हम पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए जाते हैं। हम भले जर्नलिस्ट हैं, उसमें आप कह सकते हैं कि बैलेंस रखना ज़रूरी होता है, लेकिन जब आप कहीं पे जाएंगे पाकिस्तानी के तौर पे तो हमें वहाँ पे अपना मुल्क उसको अजीज़ होगा। ठीक है। लेकिन आपने जो देखा वो क्लिप भी सुना, मैंने भी देखा। AI को साइड पे रखें, जो कहा गया, जिस पे उन्होंने कहा कि वहां से पेशावर से लोग आएंगे और आके हमला करेंगे और अडियाल जेल की दीवारें गिरा देंगे। और इसके अलावा भी जो उनका वो तो देखें, बिल्कुल अगर घरेलू खातून हैं, सीधी सादी हैं, तो फिर वो जो उनको कहा जाता है तो उन्होंने वो खुल के वो कह भी दिया उस चैनल पे।
कोई और होता तो शायद वो हाँ। थोड़ा उसको, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको कोई डायरेक्शन मिल रही है। अच्छा। ये प्रॉब्लम है, ये अहम बात है और ये खौफनाक बात है कि ये डायरेक्शन कौन दे रहा है। टारगेट फौज पाकिस्तान है। अब नून लीग पे क्यों टारगेट नहीं हो रहा, पीपल्स पार्टी पे टारगेट क्यों नहीं हो हुकूमत रहा? तो नून लीग की है। हुकूमत तो उनकी है, और इसके अलावा एक आप सियासत करनी है तो आप असेंबली का फोरम है और आपके पास सारे ऑप्शन है, मीडिया में भी आप आते हैं, कोई पाबंदी तो नहीं है, लेकिन आप सिर्फ हो जैसे वो ऑब्सेशन की बात की वो नजर आ रहा है। आपका सारी सियासत एक तो अपनी जात पे है और दूसरा सिर्फ फौज के गिर्द। ठीक। तो ये जो चीजें हैं, ये बात फिर वही आ जाती है कि करेंगे कैसे, होगा कैसे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं ये समझता हूं कि जो एक्शन है वो दिनों में नजर आना चाहिए। लेकिन उस पे ये सवाल है कि सईद मोहम्मद अली, एक्शन कैसे, किन खतूत पे लिया जा सकता है? अभी एक्स की बात कर रहे थे कि उस पर हम करेंगे एक्स, तो आज जब उनसे सवाल हुआ, वो तो ज़ाहिर बात है बाहर इलॉन मस्क है, वहाँ से ऑपरेट होता है, उसी पे पोस्ट आती हैं या जो सोशल मीडिया है। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा, और आपको जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उनका मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है? क्योंकि अभी मैं उनका रिस्पॉन्स सुन रहा था, जो सूबाई मुशीर हैं उनके, वो कह रहे हैं कि जो खान साहब की पोस्ट है जिसपे DGISPR ने कहा, और जो फ्रैंकली हम यहाँ शेयर भी नहीं कर सकते, उसमें काफ़ी इश्तियाल अंगेज़ी है, उन्होंने कहा मैंने इसको रीपोस्ट किया है। तो वो तो कह रहे हैं कि हम इसको रीपोस्ट भी कर रहे हैं इस ट्वीट को, ना ये उनके लिए कोई इतनी काबिल एतराज़ भी नहीं है। देखें, दो बातें आज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं आपके सवाल के जवाब में वो रिमाइंड आपको कराऊंगा कि देखें, ये आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो आज उन्होंने, मैं समझता हूँ कि सिर्फ ISPR के DG की कैपेसिटी में नहीं की है, बल्कि उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के बिहाफ पे की है। और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज और टोन थी उसमें एतमाद भी ज़्यादा था और करख्तगी भी ज़्यादा थी और क्लैरिटी भी ज़्यादा थी। तो मैं समझता हूँ कि फ़ौज की जानिब से जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल वाज़े है कि फ़ौज कोई किसी किस्म की जो नफ़रत आमेज़ बयानियाँ है या दबाव डालने की जो कोशिश है या आवाम के दिलों में नफ़रत पैदा करने की जो कोशिश है, उसको बिल्कुल ना सिर्फ रिजेक्ट भी करती है बल्कि उसका वो मैं समझता हूँ जवाबी कार्रवाई भी करेगी। तो दूसरी बात ये है कि जो मैं इसको कंटेक्चुअलाइज कर रहा हूँ, जब उन्होंने कहा कि CDF बनाने की वजह जंग की तब्दील होने वाली नौयत है, तो उसमें उन्होंने ऑब्वियसली इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस की भी बात की। और उसको आप रिलेट करें इस बात से कि जब उन्होंने बानी PTI को कौमी सलामती के लिए एक खतरा करार दिया, तो ऑब्वियसली वो इनको 4-5 डोमेन्स में उन्होंने अपने दलाइल से ये साबित किया कि वो किस किस कौमी सलामती के हसास मामले में पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए खतरा बन भी चुके हैं और डिलिबरेटली और मुसलसल पोज भी कर रहे हैं। चाहे वो इकोनॉमिक डोमेन हो कि जनाब बाहर के मुल्कों को कहा जाए कि हमें कर्जे ना दें, या IMF को खत लिखेंगे जी आप कर्जे ना दें, या पाकिस्तान की डायस्पोरा को कहें कि वो रेमिटेंसेस ना भेजें। तो ये इकोनॉमिक हार्म आप हमें कॉज कर रहे हैं, ये कोई फौज पे तो हमला नहीं कर रहे आप। या लोगों को कहें कि जी आप बिल ना दें, या आप लोगों को कहें कि सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएं आप। तो ये सिर्फ फौज के खिलाफ तो नहीं कर रहे। फिर आप देखें कि अदलिया के ऊपर उन्होंने पिछले 2-3 साल में कितना ज्यादा अपने केसेस में उनके खिलाफ इसी किस्म का नफरत आमेज बयानियां इंडिविजुअल जजेस के खिलाफ उनकी किरदार कुशी की कोशिश की ताकि अपने केसेस पे और अदलिया पे असरअंदाज हुआ जाए। अच्छा, फिर आपने देखा कि फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पहलू कौमी सलामती के लिए है कि जिस तरह की उनकी बानी PTI की हमदर्दी जो है वो दहशत गर्दों के साथ मुज़ाकरात के हवाले से है, वो बहुत परेशान कुन और तशवीशनाक है। यूं लगता है कि जो पार्टी KPK में बरसर इख्तिदार है, मुझे कहने दीजिए फ्रैंकली, यूं लगता है कि वो शायद पाकिस्तान की कौमी सलामती के मुकाबले में अफगानिस्तान के साथ खैर सगाली को ज्यादा अहमियत देती है। लेकिन आप इसलिए बिल्कुल उनका दुख दर्द उनको ज्यादा है कि जनाब ये लोग क्यों वापस जा रहे हैं। हालांकि कई दफा DGISPR इस बात को कह चुके हैं कि जनाब जो क्रिमिनल नेक्सस है, जो स्मगलिंग का नेक्सस है, जो ब्लैक इकोनॉमी का नेक्सस है, ये माली और माशी मावनत भी प्रोवाइड कर रहा है दहशतगर्दी को, जिसको आपने आके दोबारा आबाद किया है। तो इन तमाम चीजों को अगर संजीदा गैर जानिबदाराना अंदाज से देखा जाए तो आपको बिल्कुल वाज़ेह नजर आता है
कि ये तमाम डोमेन्स में पाकिस्तान की कौमी सलामती को ये थ्रेट्स पोज हो रहे हैं। और फिर आखिरी जिसको आप कहते हैं जलती पे तेल डालने का, ये कि इनका जो फौज मुखालिफ और नफरत आमेज बयानिया है उसको कितनी पजीराई अफगानिस्तान और भारत में हासिल हो रही है और कितनी हमदर्दी वो उनसे हासिल कर रहे हैं, उन ममालिक से और उनकी हुकूमतों से जो कि स्पॉन्सरशिप के जरिए से पाकिस्तान के अंदर रोजाना दहशतगर्दी करा रहे हैं, हमारे बच्चों को शहीद करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके आगे हमारी फौज जो है अपना खून दे के हमें महफूज करने की कोशिश कर रही है। तो इसको एक ओवरऑल देखा जाए तो हाइब्रिड वॉर में इस वक्त ये बानी पीटीआई एक बड़ा हराबल दस्ते का किरदार अदा कर रही है हमारी नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ। हाँ, मैं ये भी आपके सामने रखना चाहूंगा, बल्कि शैला साहब आपसे जानना चाहूंगा, एक सवाल भी रख लेता हूँ। मैंने सवाल किया था DGISPR से, चूंकि आपने खारजियों की बात की, जो सुहेल आफरीदी साहब हैं, वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के और ट्राइबल एरिया से पहले वज़ीर आला है, वो कहते हैं कि जी बातचीत की जाए। सर मैं चाहूँगा कि प्रोड्यूसर साहब वो सवाल और जवाब सुनाएगा, फिर शैला रज़ा साहबा से और ज़फ़र रहमान साहब से जवाब भी लेना है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के मुस्तकबिल के हवाले से। सवाल सुन लीजिए और जवाब सुन लीजिए। बताइएगा कि उनके जमात के नुमाइंदे को जब मदऊ करते हैं वो कहते हैं हमारी राय को शामिल किया जाए कि इसके मुस्तकिल पायदार अमन के लिए बातचीत की। अभी आपने बात की कि कोई अपीजमेंट की पॉलिसी नहीं होगी। उनका कहना है कि रस्म रिवाज को समझते हैं। आपने पिछली ब्रीफिंग में कहा था कि 29 ट्राइब जो हैं वो सरहद के आर पर रहते हैं, तो बहुत से उनमें से इस वक्त मेंबरान सूबाई असम्बली हैं। खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ जमातों की एक कॉन्फ्रेंस भी हुई खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, उन्होंने भी बातचीत की रेजोल्यूशन पास की। सवाल मेरा ये कि क्या उनकी राय को शामिल किया जाना चाहिए? पाकिस्तान की रियासत ने कब बातचीत से इनकार किया? मैं आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स में बात करें कि बयानिया बनाना एक और चीज होती है, लेकिन ऑब्जेक्टिवली रैशनली अगर सोचा जाए तो आपके सामने फिगर रखा देता हूं कि 2021 से जो अफगान तालिबान की गवर्नमेंट है उससे वी आर टॉकिंग रिपीटेडली, वी आर टॉकिंग। इवन नाउ आपने दोहा में इस्तांबुल में बातचीत की या नहीं की? थर्ड पार्टी, जब डायरेक्ट बातचीत से मसला नहीं होता, थर्ड पार्टी मेडिएशन के जरिए बातचीत। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? हमारा उनसे एक पॉइंट ऑफ डिपार्चर है। आई थिंक दैट पॉइंट ऑफ डिपार्चर इज दैट वी विल नॉट टॉक विद द टेररिस्ट। हम फितना ख्वारे से बात नहीं करेंगे। वी आर ए स्टेट, दे आर ए नॉन स्टेट एक्टर who represent a perverted ideology of interpretation of Islam, जिससे हम बिल्कुल एग्री नहीं करते। हमारे नजदीक और हमारे उलमा का आपका इसके ऊपर फतवे मौजूद हैं। पैगाम पाकिस्तान को पढ़ ले, पाकिस्तान के तमाम जय्यद उलमा की उस पर मुकम्मल राय मौजूद है, आपके उनके एक्शंस मौजूद हैं। आप खैबर पख्तूनख्वा के आवाम से खुद जाके मिलें, वो खुद कहेंगे जिनके ऊपर सबसे ज्यादा जुल्म किया है फितना ख्वारिज ने, कि आप कैसे रिकंसिलेशन हम इनसे कर सकते हैं। उसके बारे में भी लोगों की राय मौजूद है। तो हम कहते हैं कि चूंकि इसके पीछे जो अबैटिंग स्टेट है, विच इज जो अफगानिस्तान की अफगान तालिबान रजीम है, उससे हम बात करेंगे, बट विल नॉट टॉक विद द टेररिस्ट। शायद साहब ये भी एक स्टिकिंग पॉइंट है जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है, थ्रेट है। और खान साहब ने जो जिस पोस्ट की हम बात करें उसमें वो भी कह रहे हैं कि जी हम तो बातचीत के हामी हैं और हमारे दौर में तो ना ड्रोन अटैक हुए थे और इनसे बातचीत की जाए। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कहती है हमारा भी इसमें जो है वो नुक्ता नज़र को शामिल होना चाहिए। आप क्या समझती हैं, जो एक खैबर पख्तूनख्वा में जिरगा हुआ था उसमें पीपल्स पार्टी का वक्त भी शामिल था, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब, बातचीत होनी चाहिए और क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को भी शामिल करना चाहिए ताकि ओनरशिप हो इस ऑपरेशन की, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत से पहले भी बातचीत होती रही है और जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद हमारी गवर्नमेंट आई तो हमने भी निज़ाम अदल बनाया, मुल्ला सूफ़ी को अपने साथ इन्वॉल्व किया जी। और उसकी हिमायत में बहुत बड़ा एक जुलूस निकला, लेकिन बहुत जल्दी मुल्ला सूफ़ी ने अपना रंग दिखाया और वो जो हमने एक वक्ती तौर पे हमें पता था ये ऐसा करेगा, लेकिन हमने हाथ और हथियार में फैसला किया। लेकिन उसी के बाद वही अवाम ने इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हुआ अपनी तारीख़ का सबसे बड़ा, और ये हुआ। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी हम उनसे बातचीत नहीं करना चाहते, लेकिन जितनी दफ़ा भी मायदा हुआ है ये उन्हीं ने ही तोड़ा है। और लेकिन अभी आपको तय कर लेना चाहिए कि जो आपके बच्चों को नहीं छोड़ रहा है, जो आपके जवानों को नहीं छोड़ रहा है, जो आपके शहरियों को नहीं छोड़ रहा है, जिन्होंने इबादत गाहें नहीं छोड़ी, आप उन जो जिनका जामिन दोहा, सऊदी अरब वगैरह कोई नहीं हो सका, आप क्या बात करेंगे उनसे?
आप सबको चाहिए कि आपकी फौज का काम नहीं है वहाँ के अवाम को राजी करना, आपका काम है वहाँ पे कंसेंसस बिल्ड करना कि भाई ये लाशें रोज जा रही हैं। वो कहते हैं हमारी राय शामिल करें वहाँ के यहाँ पे हैं और वो हैं, तो फिर तो यही बात की जा रही है ना कि जो पाकिस्तान के आइन को मानते हुए यहाँ हैं, जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते उनका कोई काम नहीं है यहाँ पे, उनको निकालें बाहर नासूर। ठीक, मैं हुज़ैफा साहब आप हैं हमारे साथ? जी, क्या बज रहा है? बज रहा है कुछ। जी जी जी, मैं दोबारा आपके पास लौट के आता हूँ। मैंने जी शैला साहब आपसे यही सवाल था, आप एक तो ये आपने इसका जवाब दिया, दूसरा सियासी जमातों के बैन की जो बात की, हुज़ैफा साहब कह रहे थे कि इनफ इज़ इनफ। आप पीपल्स पार्टी की क्या राय है, क्योंकि पीपल्स पार्टी पॉलिटिकल प्रोसेस, पॉलिटिकल पार्टीज और इस हवाले से अपनी एक राय रखती है। आप समझते हैं कि सियासी जमात को बैन करना या उस पर कदगने लगाने से मामला जो है वो रिजॉल्व हो सकता है? अब सवाल सबसे पहले ये होता है कि इस हद तक सब सियासी हो जाते हैं कि वो बहुत कुछ इस असेंबलियों तक में आ जाते हैं मामला, कि असेंबली तक आ गए। तो हमें समझना भी तो है ना ये कि हम ऑप्शंस बनाने, हमें ऑप्शंस की बुनियाद पे हमें सियासी लीडर्स और सियासी जमातें नहीं बनानी चाहिए। अब ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने कहा था कि हम इन्हें ऑप्शंस के तौर पर लेकर आए तीसरे। तो जब इस तरह से चीज़ें आ जाएंगी तो हम क्या करेंगे ना, हमारी तो मुसलसल यही है एक मामला कि कभी मुशर्रफ ने MQM बना दी, अब MQM का लीडर ने जब ये सब कर दिया, जो बहुत कम किया है बानी PTI से, तो आज भी जो है वो एक पार्टी के तौर पर असेंबली में मौजूद है। तो मैं इस पे ज़्यादा बात ही नहीं करना चाहती। मैं ये समझती हूँ कि कुदरती बात होती है ये लीडरशिप और अपनी कौम का दुख लेना, अपने वतन के लिए जान देना, ये हर एक के बस की बात नहीं है, और सियासत हर एक के बस का खेल नहीं है। खिलाड़ियों से कराएंगे तो अनाड़ी का खेल ना, खेल का सत्यानाश। खेल का सत्यानाश। मैं अहमद आपसे जानना चाहूँगा, हुज़ैफा साहब हमारे साथ नहीं है, उनका राब्ता मुनक़ता हो गया, मैं क्या क्लियर कर दूँ, खारजियों से बातचीत उनका नहीं हो सकती क्योंकि आप डिफेंस को बड़े अरसे से कवर कर रहे हैं। PTI की मुसलसल बयानिया है कि इनकी रीसेटलमेंट हमने नहीं कराई, और हमारे दौर में तो ना ड्रोन अटैक हुआ और ना इस तरह के हमले होते थे। आप अफ़गान तालिबान से हमें अलाउ करें, हम उनको समझते हैं, वी नो दैम, वी देयर लैंग्वेज और कल्चर, हम बात करते हैं, हमें भी एक मौका दें, फिर उसके बाद जो फैसला होता है हो जाए। उनका एक नुक्ता नज़र है जिसको काफ़ी अरसे से लेके चल रहे हैं। योर टेक। देखें, PTI और TTP का जो ये अलायंस है ना, ये कोई 8-10 साल पुराना है। जो इनको सपोर्ट मिली और PTI जो बरसे इक़्तिदार आई है, ये हम इस बात को भूल जाते हैं कि वो इनकी मदद से आई है। उस इलेक्शन का वोट भी तो नहीं, मैं आपको बताता हूँ, आप उससे एग्री करेंगे और शैला रजा साहबा भी एग्री करेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन में ना मौलाना जो फजल रहमान साहब की पार्टी अपनी कैंपेन चला सकी थी, ना ANP को इजाजत थी, उन पे हमले होते थे, उन्होंने शहादतें दी, उनके लीडर्स गए खैबर पख्तूनख्वा में, ना पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो अपनी कैंपेन चला सकते थे, सिर्फ PTI की कैंपेन चलती थी, और जो उनके मुखालफिन होते थे उनको TTP टारगेट करती थी। तो ये जो आज भी उनकी सपोर्ट है, ये बुनियादी तौर पे ये उसी का सिला देना चाहते हैं। दूसरा क्या है, TTP का जो टारगेट है इस मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, फौज है, और PTI की जो सियासत है और जो बानी PTI है उनका जो निशाना है कौन है, तो यहां भी उनका हदफ एक हो चुका है। तो इस वजह से ये जो एक अलायंस की सूरत हाल है, तो फिर वो इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो किसी ना किसी तरीके से बातचीत करेंगे, बैठेंगे, वापस लाएंगे। भाई, बंदूक की नोक पे दुनिया में आज तक किसी रियासत ने सरेंडर किया है किसी के सामने? हाँ, अगर वो कहते हैं जी हम वापस आना चाहते हैं कौमी धारे में, तो हमारे लिए ऑप्शंस खोलें, करें बात। बलूचिस्तान में हमने देखा है, हुआ है, बंदूक रखें, अपनी सारी जो भी उनके मामला है उसको छोड़ें, आए बात करें। हर रियासत करती है, दुनिया में इसकी एग्जांपल्स हैं। लेकिन आप कहें कि हमें जनाब एक नई स्टेट बनाने की, हमें हुक्मरानी देने के लिए और बंदूक की नोक पे कैसे कोई रियासत सरेंडर कर सकती है? वो तो नहीं हो सकती। टुवर्ड्स द एंड अली, आपको क्या फ्यूचर नजर आ रहा है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि मुझे एक लिहाज से तो उनसे हमदर्दी भी है, अच्छा। क्योंकि उनके बानी ने उनके लिए मसाइल
बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। मैं समझता हूँ कि पीटीआई के अंदर ऐसे जिम्मेदार और बाशऊर लोग मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान के मसाइल को हल करना चाहते हैं, अपने वोटर्स और अपने कम्युनिटी को बेहतर बनाना चाहते हैं। लेकिन बानी पीटीआई जो है वो जिस तरह का उनकी सोच और रवैया है, उसके बाद वो एक वर्किंग रिलेशनशिप जो है पेशावर की सूबाई हुकूमत की वो मरकज के साथ और रियासत के साथ वो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो यूं लगता है कि बानी पीटीआई खुद ही नहीं चाहते कि उनकी जो सूबाई हुकूमत उनकी पार्टी की है वो कोई ज़्यादा बेहतर अंदाज में गवर्न करे और अपने इलाके के और अपने लोगों के मसाइल सॉल्व करे। तो और वो खुद उनके, बल्कि मैं समझता हूँ कि अपने ट्वीट में पहली दफ़ा उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को तो वो कहते ही रहे हैं, अपने जो उनके सियासी रहनुमा हैं जो कि एनडीयू का कोर्स करते हैं या वहाँ जाते हैं, उनको भी वो मीर जाफर और मीर सादिक समझते हैं। तो वो इतने ज़्यादा इनसिक्योर हो चुके हैं और इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि वो खुद अब अपनी पार्टी के में भी किसी पे एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है और मैं तवक्को करूंगा कि जो उनके पार्टी के ज़ीशऊर लोग हैं वो अपने लीडर को समझाने की कोशिश करें कि पाकिस्तान है तो वो हैं, पाकिस्तान है तो सियासत है, और अगर इस जमात ने एक कानून और आइन के दायरे के मुताबिक काम करना है और अपना एक जिम्मेदार सियासी मुस्तकबिल वो देखते हैं तो उनको अपनी रविश तब्दील करनी होगी। वरना मैं समझता हूँ कि अब इस्टेब्लिशमेंट और मरकजी हुकूमत उनको एक कौमी सलामती के लिए एक बड़ा खतरा समझने लगी है, बड़ा खतरा समझने लगी है। बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया सैयद मौलवी साहब आपका, शैला रजा साहब, अहमद मंसूर साहब और हुज़ैफा रहमान साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमने दावत दी थी, बावजूद वो नहीं आ सके, कोशिश करेंगे उनका मौक़िफ़ भी लेकर आएँ। बाहर कैफ जो ओवरऑल टेक अवे ये है कि हालात जो हैं वो कठिन दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, अपने बयानिए की वजह से। बिलखसूस जो बानी चेयरमैन पीटीआई की जो पोस्ट हैं वो बहुत बड़ा तनाज़ा और फितने की जो है वो सबब करार दी गई आज DGISPR की जानिब से, और उन्होंने कहा कि अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, नताइज होंगे, इसको हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। आने वाले दिनों में देखते हैं कि मुल्क की सियासत क्या रुख अख्तियार करती है। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन सर्च टीवी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त।